नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ भाषा और साहित्य की इस अविरल मनोरंजक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बहुत प्रसिद्ध कविता शाम एक किसान पढ़ने जा रहे हैं। कविता अपने आप में एक बहुत ही जीवंत कविता है। इस कविता में कवि प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को एक रूपक की तरह बांधकर हमारे सामने रखता है। कविता में पहाड़ है, बादल हैं, नदी है और प्रकृति को लगातार जीवंत बनाने वाले पक्षी हैं। तो आइए इस कविता के संदर्भ में जानने से पहले उस कवि के बारे में जानें जिनकी रचना आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इस महत्वपूर्ण कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को भूमि जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आप तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। कविता के अतिरिक्त आपने कहानी, नाटक, बाल साहित्य आदि के रूप में श्रेष्ठ रचनाएं साहित्य संसार को प्रदान की। आपकी अनेक रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। आप आकाशवाणी में सहायक निर्माता के रूप में और दिनमान पत्रिका में उप संपादक के रूप में भी रहे। पराग पत्रिका के माध्यम से आपने बहुत ख्याति अर्जित की। चर्चे और चरखे स्तंभ से आप नियमित रूप से दिनमान पत्रिका में लिखते रहे और चूंकि आप कहीं न कहीं पत्रकार थे, मूलतः पत्रकार थे, तो आपकी भाषा कविताओं में भी इस प्रकार की रही कि उसके माध्यम से आप जन जन में सहज ही लोकप्रिय हो गए। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास, बकड़ी नाटक, बतूता का जूता बाल साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आपने लिखी। इस यशस्वी रचनाकार का निधन 23 सितंबर सन 1983 को हुआ। इस यशस्वी रचनाकार की मृत्यु 23 सितंबर सन 1983 को हुई। अपने साहित्य के माध्यम से जन जन में जो आपने अपना स्थान बनाया वह हमेशा रहेगा। आइए आपकी प्रसिद्ध रचना शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इस कविता के माध्यम से अनेक रूपकों के माध्यम से, उपमा के माध्यम से, तुलनाओं के माध्यम से कवि प्रकृति का मानवीकरण कर हमारे सामने प्रकृति को जीवंत और जागृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक दृश्य देख रहे हों अपनी आंखों के सामने। आपको कविता की सप्रसंग व्याख्या करनी है तो सबसे पहले आप कविता का प्रसंग लिखेंगे। जब भी हम कविता का प्रसंग लिखते हैं तो हमें वह स्थिति, रचना, रचनाकार का नाम, पुस्तक का नाम आदि का परिचय देना होता है। तो इसी क्रम में आप लिखेंगे, प्रस्तुत कवितांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान से ली गई हैं। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कवि इस कविता में
प्रकृति का एक रूपक बांधते हैं और विभिन्न रूपों में उसे देखते हैं। तत्पश्चात आप कविता की व्याख्या करेंगे। तो कवि कहते हैं, आकाश का साफा बांधकर, आकाश जो है वो एक पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर इस प्रकार से लगता है जैसे किसान ने अपने सर पर सफेद रंग का साफा बांधा हुआ हो, और उसके सामने जाड़े की शाम का सूरज है। तो उसका रंग कैसा है? उसका रंग लाल है। तो लाल रंग में वह इस प्रकार से लगता है जैसे किसी ने चिलम के ऊपर अंगारा रख दिया हो। कवि कल्पना करता है, कवि को वह दृश्य ऐसा दिखाई देता है। तो कवि कहता है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो वह पहाड़ किसान के रूप में है, उसके ऊपर साफा है, और जो सूरज दिखाई दे रहा है जो लाल है और बहुत छोटे रूप में है, वह ऐसा लगता है जैसे चिलम का अंगार हो और किसान उसे खींच रहा हो। उसी पर्वत के नीचे नदी बह रही है। तो कवि उस नदी की तुलना करता है किसान की चादर से। ऐसा लगता है जैसे उस नदी ने एक चादर की तरह से किसान के पैरों को ढक रखा हो। और किसान कौन है? पहाड़। और पहाड़ के नीचे क्या बह रही है? नदी। तो नदी की तुलना कवि किससे करते हैं? चादर से। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। आप देखते हैं कि इस कविता में सर्वत्र उपमा अलंकार दिखाई देता है। उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है, एक चीज की दूसरी चीज के साथ तुलना की जाती है। वह लगातार आप इस कविता में देख पा रहे हैं। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब कवि दूसरी तरफ देखता है तो वहां क्या है? पलाश के बहुत अधिक पुष्प हैं, फूल हैं। और पलाश के फूल कैसे होते हैं? आपको देखना चाहिए, वे लाल रंग के होते हैं। तो अंगीठी में जिस प्रकार से हवा लगने पर अंगारे सुलगते हैं, कवि को लगता है ठीक वैसा ही दृश्य जाड़े की इस शाम में हमारे सामने जीवंत हो गया है। तो वह पलाश के जो फूल हैं वो कवि को एक अंगीठी में सुलगते हुए अंगारे दिखाई देते हैं। अंधकार दूर पूर्व में, वहां अंधेरा भी है, थोड़ा सा अंधेरा है। और किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, सिमटा हुआ बैठा है, थोड़े से वह क्षेत्र में है। तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ बैठ गई हों। भेड़ों का झुंड, भेड़ों का समूह जब बैठता है तो वो बहुत पास पास बैठता है। और उसी की तुलना कवि किससे करते हैं? अंधकार से करते हैं। उन्हें लगता है कि वह जो अंधकार है वह भेड़ों के गल्ले सा सिमटा हुआ बैठा है। और यह पूरा दृश्य जब चल रहा है तो इस दृश्य में एक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? एक आवाज सुनाई देती है। और वह आवाज किसकी है? मोर की। अचानक बोला मोर। क्या बोला? कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। जैसे गृहस्थी में जब किसान बैठ करके बाहर चिलम पी रहा हो और अचानक भीतर से आवाज आए, सुनते हो, तो किसान क्या करेगा? किसान अपने चिलम को रखेगा और स्वयं अंदर चला जाएगा। तो यही स्थिति यहां हुई। जैसे ही मोर की आवाज आई, मोर अपनी प्राकृतिक भाषा में बोल रहा है, पर कवि कहता है कि उन शब्दों से ऐसा लगा जैसे वह कह रहा हो, सुनते हो। और उससे क्या हुआ? उससे दृश्य एकदम से परिवर्तित हो गया। अचानक सारा दृश्य परिवर्तित हो गया। चिलम औंधी। चिलम औंधी होना क्या होता है? चिलम को बुझा देना, वह जो अंगारा जल रहा था वह समाप्त हो जाना। तो वह अंगारा क्या था? सूरज था, संध्या काल था। वह अंगारा डूब गया, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया।
तो शाम के इस पूरे दृश्य का समापन इस प्रकार से हुआ। तो इसकी व्याख्या आप करेंगे। आप देखते हैं कि इस कविता में स्थान स्थान पर चीज़ों की तुलना की गई है। अनेक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण और आनंददायक कविताएं आपको साहित्य संसार में मिलेंगी, जहां उपमा अलंकार लगातार रखे जाते हैं, जैसे बुझी हुई राख, डूबे हुए चांद, बीते हुए पात्र, रीते हुए क्षण सा मेरा यह जिस्म। तो इस कविता में हम देखते हैं कि किस प्रकार जिस्म की तुलना कवि विभिन्न प्रकार के उपमानों से करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस कविता को पढ़ें, इसका वाचन करें, शब्दार्थ देखें और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। कविता एक प्राकृतिक दृश्य के रूप में हमारे सामने आती है और कवि एक प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही सुंदर रूपकों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की उपमा के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं कि सांझ का, जाड़े की सांझ का दृश्य कितना सुंदर और मनोहारी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने इस कविता के संदर्भ में क्या सीखा? एक बार पुनरावृत्ति के लिए मैं आपसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा हूं, ताकि आप जांच कर सकें आपने अब तक जो सीखा है वह आपको समझ में आया, अन्यथा नहीं। तो निम्न प्रश्नों के आधार पर हम इस कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। इस संबंध में पहला प्रश्न है, श्याम एक किसान कविता के रचयिता कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन या शिव प्रसाद सिंह? तो आपने पढ़ा इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक बच्चे के रूप में? तो आपने पढ़ा पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? पहाड़ का, पलाश का, अंगीठी का या सूर्य का? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 4, सूर्य का, क्योंकि सूरज की जो लालिमा होती है उसमें भी वह अंगारे जैसा दिखाई देता है, अतः कवि सूर्य से इसकी तुलना करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अंगीठी दहक रही है? कोयले की, लकड़ी की, पलाश के जंगल की या प्रकृति की? तो इसका उत्तर है पलाश के जंगल की। पलाश के जो फूल होते हैं उनका चित्र आपने देखा, वे लाल रंग के होते हैं और अंगारे की तरह कहीं न कहीं उनका प्रभाव होता है। तो कवि अंगारे से, अंगीठी से उसकी तुलना करते हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 3, पलाश के जंगल की। अगला प्रश्न है, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में? तो इसका उत्तर होगा पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है, सूरज डूबते ही क्या हुआ? तेज प्रकाश, चारों ओर अंधकार, शाम हो गई, चारों ओर प्रकाश फैल गई? तो इसका उत्तर होगा चारों ओर अंधकार हो गया। आइए अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करें। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता
आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज करके लिखिए। तो जब आप इस पूरी कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां दो चीजों की तुलना की गई है जिनमें कोई एक चीज समान है, जैसे सूरज में और अंगारे में लाल रंग है। जैसे नदी सफेद होती है, बहती हुई नदी, चूंकि उसने पूरी तरह से पर्वत को घेर रखा है तो कवि उसकी तुलना चादर से करता है। तो यह जो दो तुलनाएं की गई हैं, वास्तव में इसमें 5 इस तरह की एक रूपताएं हैं, उपमाएं हैं, तुलनाएं हैं। 2 प्रश्न में आपने सुनी, शेष 3 हम इसमें खोजते हैं। तो एक क्या है? सूरज और चिलम। दूसरी क्या है? पहाड़ और किसान। तीसरी क्या है? आकाश और साफा। चौथी क्या है? अंधकार और भेड़ों का गल्ला। और पांचवी इसमें जो तुलना की गई है वह है पलाश का जंगल, अंगीठी से तुलना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क्या बताना है आपको कि शाम कब शुरू होती है? तो प्राय हमारे क्षेत्र में शाम के 6 बजे शुरू होती है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो आपको देखकर बताना है। कबीर कहते हैं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आँखिन देखी। तो आपको आंखों से देख करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आपके क्षेत्र में शाम कितने बजे होती है। तो हमारे क्षेत्र में शाम कब होती है? 6 बजे। दूसरा प्रश्न है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है? तो तब से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1 घंटा लगता है। अगला प्रश्न है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो आपको गंभीरता से देखना है, क्योंकि प्रकृति समय समय पर दृश्य बदलती है, रंग बदलती है। जब आप उसके सौंदर्य को देखना प्रारंभ करेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे। इस बीच आसमान कभी लाल हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पीला हो जाता है, और जैसे ही सूरज डूबता है गहरा अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। यह कविता आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगी और प्रकृति के साथ आपका गहरा संबंध स्थापित करेगी, यदि गहराई से आप इस कविता का अध्ययन करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रकृति हमेशा सिखाती है। आपने पहले कविता पढ़ी थी, फूलों से नित हंसना सीखो, कलियों से नित गाना, और तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो मोर के बोलने पर कवि को लगा, प्रश्न संख्या 3 की बात मैं कर रहा हूं, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। पक्षी हमारे सामने दिए गए हैं, कबूतर, मैना, कौवा, तोता, चील, हंस। तो इन सब की आवाज सुनकर हमें जिस प्रकार महसूस होता है, जो हमें लगता है, वह इस प्रकार हो सकता है। कबूतर, खत ले लो, कबूतर की गुटरगू से हमें क्या सुनाई देता है? खत ले लो, गुटरगू, खत ले लो, गुटरगू, खत ले लो। मैना, गाते हो, गाते हो। चील, देखते हो, देखते हो। कौवा, मेहमान आएंगे,
मेहमान आएंगे, तोता पढ़ते हो, और हंस शांत स्वच्छ हो। तो इस प्रकार विभिन्न पक्षियों के माध्यम से हम विभिन्न आवाज़ों की तुलना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कविता से आगे की, कि इस कविता के आधार पे जो आपकी कल्पना शक्ति का विकास हुआ है, जो आप में भाषा सामर्थ्य आया है, उसके माध्यम से किस प्रकार आप कविता से आगे भी चिंतन कर सकते हैं, चीज़ों को सोच सकते हैं। तो वह है प्रश्न 1। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? अगर आपने जो कविता सुनी है आप इसे चित्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप उन सब भावनाओं को रंगों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि कविता में हम क्या करते हैं? कविता में हम अपनी बात को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और चित्रकला में हम लोग क्या करते हैं? रंगों के माध्यम से हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं। तो आपको कौन कौन से रंगों की इसके लिए आवश्यकता होगी? तो उसमें सबसे पहला रंग है पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला आदि रंगों की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि कहीं अंधेरे की बात कवि ने की है, कहीं सफ़ेद साफे की बात कवि ने की है। अगला प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। वाह, आपको जासूसी का काम भी दिया गया है कि आप देखें और देख करके सीखें। पक्षी शाम के समय क्या करते हैं? खिलाड़ी शाम के समय क्या करते हैं? फल वाले शाम के समय क्या करते हैं? मांस शाम के समय क्या करती हैं? पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और आप स्वयं, बच्चे शाम के समय क्या करते हैं? तो पक्षी शाम के समय क्या करते हैं? अपने घोंसलों में लौट आते हैं। पूरे दिन वे इधर उधर विचरण करते हैं, और शाम के समय जो दाना पानी उन्हें मिलता है वह लेकर के वापस अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी शाम के समय क्या करते हैं? खिलाड़ी पूरे दिन अभ्यास करते हैं, और शाम के समय सांझ को अपना खेल बंद कर देते हैं। फल वाले क्या करते हैं? फल बेचते हैं। माँ क्या करती है? माँ शाम को बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कई बार जोर जोर से हिलते हैं, कई बार रुक जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग शाम को यदि आप देखेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। पिताजी शाम को क्या करते हैं? पिताजी शाम को दफ्तर से लौट आते हैं। किसान शाम को क्या करते हैं? किसान खेतों में फसलों का काम करके अपने घर वापस आते हैं। और बच्चे शाम को क्या करते हैं? बच्चे शाम को खेलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टिवटी टुट टुट, टिवटी टुट टुट। तो ये जो कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, इस कविता के आधार पर आपको तुलना करनी है। क्या करना है? ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता में आपको मुख्य अंतर क्या लगा? एक प्रकृति की कविता हमने शाम एक किसान पढ़ी, और दूसरी प्रकृति की कविता आपने सुमित्रानंदन पंत जी की पढ़ी। तो दोनों कविताओं में क्या अंतर है? तो एक कविता में संध्याकालीन दृश्य की तुलना किससे की गई है? किसान से की गई है। किसान के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी बात कहते हैं। और दूसरों में संध्याकालीन दृश्य में पक्षियों की आवाज को प्रधानता दी गई है। सुमित्रानंदन पंत जी ने ऐसा किया है। पहली जो कविता है उसमें
कल्पना की प्रधानता है, उपमा की प्रधानता है, तुलना की प्रधानता है, जबकि पंत जी की जो कविता है उसमें कहीं न कहीं वास्तविकता को अधिक महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न पहलुओं के आधार पर आप दोनों कविताओं की तुलना कर सकते हैं। इसके बाद है अनुमान और कल्पना, कि आपकी कल्पना शक्ति में ये कविता किस प्रकार से वृद्धि करती है। शाम के बदले यदि आपको यह कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर आप अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। यहां कवि ने एक और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता दी गई है और उसके माध्यम से सुबह का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो एक और दृश्य जो मुझे शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता का याद आता है वह क्या है? प्रातः नभ था बहुत नीला, कि सुबह का दृश्य यदि आपको प्रस्तुत करना हो तो कैसे आप करेंगे? तो यह आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है कि आप कैसे करेंगे। पर एक उदाहरण में शमशेर बहादुर सिंह जी जो इनके समकालीन कवि हैं, किस प्रकार से सुबह का सौंदर्य का चित्रण करते हैं, आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। यह आपके लिए NCERT की पुस्तक में भी उपलब्ध है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन दृश्य का चित्रण हमारे सामने करते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो आप भी प्रातःकालीन दृश्य को देखें और कविता के माध्यम से उसे व्यक्त करने का प्रयास करें। इसके बाद है भाषा की बात। तो भाषा की बात के अंतर्गत जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ग, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। घ, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। ग, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। तो ये एक बड़े प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां हैं। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। और उसके बाद है घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, तो यह आपको बताना है, इसका उत्तर आपको देना है। तो यहां पर जो सा सी का प्रयोग किया गया है वह उपमा के लिए किया गया है, चीजों की तुलना की गई है। जैसे चादर की तुलना नदी से की गई है और यह तुलना समानता बताने के लिए की जाती है, उपमा अलंकार के अंतर्गत की जाती है, जिसके संदर्भ में आप आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के दो दो वाक्य बनाइए। तो आपको इन शब्दों से दो दो वाक्य बनाने हैं। शब्द क्या हैं? औंधी, दहक, सिमटा। तो कैसे शब्द वाक्य बनाएंगे आप? तो औंधी से आप वाक्य बना सकते हैं, मटकी औंधी पड़ी है, बाल्टी औंधी पड़ी है। उल्टा करके जब आप किसी चीज को डाल देते हैं तो उससे आशय इसका है। दहक, सिगड़ी में आग दहक रही है। राहुल के मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है। और अंतिम जो शब्द है वह है सिमटा। हर्ष डर के मारे कोने में सिमटा बैठा है, मैं अपने में सिमटा बैठा हूं। तो
तो इस प्रकार से आप इन शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को धार दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज आपने इस पूरी कविता का वाचन किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के संदर्भ में उनके परिचय को जाना, पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए, उन्हें हल करने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो ये सभी चीज़ें निश्चित रूप से इस कविता को रोचकता के साथ आपके समझने में सहायक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।